नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्ष सुमन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट द सेशंस मैं आपको कुछ शेड्यूल बता देता हूँ अपना कि हमारे दो सब्जेक्ट्स पैरेलल चलेंगे। एक डिज़ाइन का चलेगा और एक थर्मल का चलेगा। ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चलेगी इवनिंग टाइम पर। ठीक है। और मॉर्निंग टाइम पर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स चलेगा। एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ गया है। नवंबर में आपका एग्जाम्स है और उसके बाद आपका इमीडिएट आपका गेट का एग्जाम्स हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। ठीक है। सिलेबस आपका अक्टूबर से पहले पहले आपका खत्म होना जरूरी है। ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड द शेड्यूल। तो स्टार्ट करते हैं पहला सेशन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के साथ। लेक्चर नंबर 1। देखिए, हम एग्जाम को टारगेट करेंगे लेकिन बेसिक चीजें समझना बड़ा जरूरी है। उसके बाद हम हायर लेवल की तरफ चलेंगे। फ्लूइड क्या होता है? देखिए, हमने बचपन से पढ़ा है सब्सटेंस तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ये तीनों के तीनों सब्सटेंस हम बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। डेफिनेशंस क्या है? ऐसा सब्सटेंस जिस पर अगर आप शेयर फोर्स लगाते हो, कितना शेयर फोर्स कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना, थोड़ा लगाओ, ज्यादा लगाओ या उससे भी ज्यादा लगाओ या बहुत ही कम लगाओ, अगर थोड़ा सा भी शेयर फोर्स लगाने पर वो सब्सटेंस फ्लो कर जाता है या फिर कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो जाता है, तो हम कहेंगे कि वो फ्लूइड है। क्या बोल रहा हूं मैं? ऐसा सब्सटेंस जो शेयर फोर्स लगाने पर कंटिन्यूअसली डिफॉर्म कर जाए, उसे हम कहते हैं फ्लूइड। ठीक है। तो फ्लूइड में कौन कौन आएगा? आपका लिक्विड और गैसेस, ये दोनों के दोनों आपके फ्लूइड के कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है। अगर आप और सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि ऐसा सब्सटेंस जो फ्लो करने की कैपेबिलिटी रखता हो, जिसमें फ्लो करने की क्षमता हो, उसे हम बोलते हैं फ्लूइड। ठीक है। लिक्विड और गैसेस, ये दो एग्जांपल हो जाएंगे आपके। तीन टाइप के फ्लूइड्स को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, स्टैटिक, काइनेमेटिक और डायनेमिक। नाम पे फोकस करना। नाम से पता चल रहा है फ्लूइड स्टैटिक, मतलब ऐसा फ्लूइड जो स्टैटिक नेचर का है। स्टैटिक का मतलब जो रेस्ट कंडीशन में है, यानी कि जब आप फ्लूइड स्टैटिक की बात करते हो तो हम ये कह सकते हैं कि आप ऐसे फ्लूइड की स्टडी कर रहे हो जो रेस्ट कंडीशन में है, जो मूवमेंट नहीं कर रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि रेस्ट कंडीशन में अगर फ्लूइड है तो यहाँ शेयर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। शेयर फोर्स यहाँ पर शेयर फोर्स आपका यहाँ पर जीरो होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि अगर थोड़ा सा भी शेयर फोर्स लगाओगे तो फ्लूइड मूव कर जाएगा या कंटिन्यूअसली डिफॉर्म कर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर फ्लूइड आपका क्या है? रेस्ट कंडीशन में है। रेस्ट कंडीशन में है मतलब ये है कि यहाँ पर शेयर फोर्स जीरो है आपका। ठीक है। काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। काइनेमेटिक और डायनेमिक्स में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? कि काइनेमेटिक के अंदर भी फ्लो हो रहा है, होने में काइनेमेटिक के अंदर भी फ्लो हो रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है यहाँ पे, और डायनेमिक्स में भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है। डिफरेंस ये है कि काइनेमेटिक में जो फ्लूइड का फ्लो हो रहा है वो बिना किसी फोर्स के हो रहा है, मतलब यहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो आप, फिर भी फ्लो हो रहा है। जैसे नदी, आप नदी को देखते हो, क्या कोई एक्सटर्नल फ्लो हो रहा है? नहीं। एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा, फिर भी फ्लो हो रहा है वहां पर। ठीक है। रिवर्स हो गया आपका, जो है फ्लूइड हो गया, जो बाढ़ आती है उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वहां पर हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स की बात करते हैं। ठीक है। ये मोशन का फ्लूइड हो रहा है बट बिना किसी फोर्स के, यानी कि फोर्स रेस्पॉन्सिबल नहीं है उस फ्लो के। फ्लूइड डायनेमिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? फोर्स, यानी कि फोर्स की वजह से फ्लो हो रहा है। जैसे आपके टरबाइन। ठीक है। टरबाइन हो गया, पंप हो गया, यहाँ पर आप क्या करते हो? आप फोर्स अप्लाई करते हो फ्लूइड के फ्लो के लिए। ठीक है। ये तीन टाइप्स के फ्लूइड कैटेगरीज हैं, फ्लूइड स्टैटिक, डायनेमिक्स एंड काइनेमेटिक्स। ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए, फ्लूइड में आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, इसको समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि पूरी फ्लूइड इसी को लेकर के आगे चल रही है, इसी के ऊपर बेस्ड है। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या कहता है माय डियर? कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम ये बोलता है, देखिए इसको एग्जांपल से समझेंगे फिर डेफिनेशन की तरफ जाएंगे तो आसानी होगी समझने में। मैं आपसे पूछूं कि इस पानी के गिलास का टेम्परेचर बताओ, आपने कहा कि सर 5 डिग्री सेंटीग्रेड इस गिलास के पानी का टेम्परेचर है। आपको आश्चर्य होगा ये सोच करके कि आपने जो ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बताया ना, इसमें कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम ही लग रहा है। हाँ, क्योंकि असल में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स तो इस तरीके से दिखाई देंगे, ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं आपको गैस लिक्विड के, ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है।
रैंडमली। आपने कहा 5 डिग्री, तो मान लो कि इन मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, इनके बीच में जो गैप नजर आ रहा है, क्या इनका इस गैप का टेम्परेचर 5 डिग्री होगा? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि 5 से कम हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है। तो कहने का मतलब आप ये समझ गए कि मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप आ रहा है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर तो डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली नहीं होगा यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है। यानी कि इस पूरे पानी का टेम्परेचर जो आपने 5 डिग्री सेंटीग्रेड बताया, ये 5 डिग्री पूरी जगह मॉलिक्यूल्स जो डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसके बीच में स्पेस है, उनमें 5 डिग्री डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। तो आपने कौन सा कंसेप्ट लगाया? आपने कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लगाया। कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम कह रहा है कि आप भूल जाओ, आप लोड ही मत लो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई गैप भी है। आप मानो ही मत। वो ये बोल रहा है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम कि मॉलिक्यूल्स पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं पानी के अंदर। यानी कि उनके बीच में गैप क्या है? जीरो। मतलब कोई वॉइड नहीं है, कोई होल नहीं है, सब जगह मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो आपने उस बेसिस पर 5 डिग्री सेंटीग्रेड बताया है। आई बात समझ में? यानी कि अगर मैं गैस की बात करूं, तो गैस के मॉलिक्यूल्स भी आप देख सकते हो कि यहां पर इनके बीच में गैप्स हैं। ठीक है। लेकिन हमको कुछ ना कुछ टेम्परेचर तो बताना होता ही है। ठीक है। हमको कुछ ना कुछ टेम्परेचर बताना होता है, या टेम्परेचर या प्रेशर या कोई भी प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ। टेम्परेचर तो मैं एज एग्जाम्पल लिया है, लेकिन अगर डेंसिटी की भी बात करूं, तो भी आप डेंसिटी क्या बोलोगे? 1000। क्यों? क्योंकि आप कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लगा रहे हो। आप ये मान रहे हो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है ही नहीं। मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, होमोजीनियस मैटर है। आई बात समझ में? तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम किसकी बात करता है? कंटिन्यूस और होमोजिनिटी की। ठीक है। ये आपका कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम है। अब वैलिडिटी की बात करें, तो वैलिडिटी तो हमेशा होती है, हर चीज की वैलिडिटी है। आपकी वैलिडिटी, मेरी वैलिडिटी है, सबकी वैलिडिटी है। तो कंटिन्यूम की वैलिडिटी कहां पर होगी माय डियर? ध्यान रखना, जब सिस्टम की साइज, क्या बोल रहा हूं मैं? जब सिस्टम साइज बहुत बहुत ज्यादा हो, किससे? मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है उसके कंपैरिजन में, तभी आपका कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लगेगा। हर जगह मत लगा देना कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। क्या बोल रहा हूं मैं? कि जब साइज ऑफ द सिस्टम इज लार्ज रिलेटिव टू द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, देन ओनली वी कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। अब आप बोलोगे कि सर अगर मान लो कि ऐसी कंडीशन वैलिड ना, मतलब ये वाली कंडीशन ना हो, तो हम क्या करेंगे? तो आप रेरिफाइड गैस फ्लो थ्योरी लगाओगे। क्या लगाओगे? रेरिफाइड गैस थ्योरी। ये क्या होती है? इसको समझने की जरूरत नहीं, सिलेबस में नहीं है। बस इतना याद रखो कि हाई वैक्यूम में और वेरी हाई एलिवेशन में रेरिफाइड गैस फ्लो थ्योरी लगती है। मतलब अगर आप रॉकेट में बैठ करके ऊपर जाओगे स्टडी करने, तो वहां पर आपको रेरिफाइड गैस फ्लो थ्योरी लगानी पड़ेगी। वहां पर कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम नहीं लगेगा। ठीक है। ये तो हमारे डेली लाइफ के लिए ठीक है। अच्छा, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम लगाने की जरूरत ही क्या पड़ी? इजीली नजर आ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसका टेम्परेचर बताओ, आप बोलोगे यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ 3 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हमारी कैलकुलेशंस को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देगा। ऐसे तो हम बावले हो जाएंगे। ऐसे तो हम डेंसिटी नहीं बता पाएंगे कि डेंसिटी एक्चुअल में है कितनी वाटर की। तो फॉर द कन्वीनियंस, व्हाट इज द इंटेंशन? फॉर द कन्वीनियंस, और कन्वीनियंस, हमने कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को अप्लाई किया, जो ये कहता है कि फ्लूइड कॉन्टिन्यूस और होमोजीनियस मैटर है विद नो वॉइड्स और नो होल। ठीक है। दिस इज योर कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। ओके। चलिए, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, और हमको इसका फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। मास अपॉन वॉल्यूम। इसका इनवर्स अगर मैं करना चाहूं, 1/रो, तो मैं इसको कहूंगा कि ये आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़ते हो स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्मॉल वी से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है। मीटर क्यूब पर किलोग्राम। और डेंसिटी की यूनिट आ जाएगी आपकी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई बात समझ में?
वाटर की डेंसिटी जो आप निकालते हो 1000, कितनी होती है वाटर की डेंसिटी? ये स्टैंडर्ड है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और मरकरी की याद रखना, ये दो तो याद रखो ही सही, बाकी तो एग्जामिनर आपको दे ही देगा। 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहां से डेंसिटी का कंसेप्ट आया, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी, एक और टर्म होती है रिलेटिव डेंसिटी, या फिर हम इसको स्पेसिफिक डेंसिटी भी बोल सकते, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हो आप। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज अ रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। क्योंकि हम यहाँ पर स्टैंडर्ड डेंसिटी के रेस्पेक्ट में किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी निकालना चाहते हैं, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो वो हमारा होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। मान लीजिए ऑयल की बात करते हैं। अगर ऑयल की डेंसिटी आपकी, फॉर एग्जांपल ऑयल की डेंसिटी आपकी 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि फाइंड आउट द स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको एस से डिनोट करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी क्या हो जाएगी? 800/1000 डेंसिटी ऑफ वाटर, तो 0.8 हो जाएगी आपकी। याद रखना कि ये यूनिट लेस है, क्योंकि यहाँ भी डेंसिटी है और यहाँ भी डेंसिटी है, दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो फाइनली जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो आपकी यूनिट लेस या डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना आपका, ये आपकी डेंसिटी की बात हो गई। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी की बात समझने के पहले आपको प्रैक्टिकली थोड़ा रियलाइज करना पड़ेगा कि एक्चुअल में विस्कोसिटी है क्या। डेफिनेशन पे बात पे जाएंगे हम, पहले आप ये समझो कि वाटर अगर होता है, वाटर को अगर आप धोलते हो, मान लीजिए कि आपने बाल्टी लेकर के उसको फ्लोर पर उड़ेल दिया, तो क्या होगा? वाटर फ्लो कर जाएगा, ठीक है। कुछ टाइम तक फ्लो करेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा, ये आपको पता है। हर चीज कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम तक फ्लो करती है, उसके बाद वो रुक जाएगी, ठीक है। या अगर आपने यहाँ पे, तो आपने वाटर ले लिया, मान लीजिए आपने यहाँ पर शहद भी लिया, हनी, ठीक है। इसको भी आपने सेम उड़ेला फ्लोर के ऊपर। आप नोटिस करोगे कि वाटर के कंपैरिजन में शहद कुछ टाइम के बाद रुक जाता है, लेकिन वाटर ज्यादा देर तक चलता है आगे की तरफ। यानी कि अगर दोनों के मूवमेंट की अगर हम बात करें, तो शहद जो है पहले रुक जाएगा और वाटर ज्यादा देर तक चलेगा। आई बात समझ में? तो ऐसा रीजन क्यों है? रीजन इसका यह है विस्कोसिटी। तो असल में पिक्चर क्या हो रही है? फ्लूइड लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस होता है, यानी कि एक लेयर उसकी एडजेसेंट लेयर के ऊपर रेजिस्टेंस लगाती है। कौन सा रेजिस्टेंस? फ्रिक्शन वाला रेजिस्टेंस। इसको हम बोलते हैं, क्योंकि फ्लूइड लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फ्रिक्शन लगा रही है, तो हम इसको फ्लूइड फ्रिक्शन बोलते हैं। और क्योंकि ये इंटरनली हो रहा है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, इंटरनली फ्लूइड लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस लग रहा है, तो हम इसको बोलते हैं इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसका काम क्या है? फ्लो को रेजिस्ट करना। इसी वजह से फ्लो कुछ देर के बाद रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं माय डियर? विस्कोसिटी। तो डेफिनेशन क्या कह रही है आपकी कि फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी जो एक लेयर को दूसरी एडजेसेंट लेयर के मूवमेंट को रोकने की कोशिश करे। जब एक लेयर एडजेसेंट लेयर को रोकने की कोशिश करती है, तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस लगाती है, और उसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं विस्कोसिटी, ठीक है। तो ये एक तरीके से प्रॉपर्टी होगी। जिस तरीके से आप वाटर की डेंसिटी बोलते हो 1000, जिस तरीके से आप वाटर की डेंसिटी बोलते हो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो आप हमेशा वाटर की डेंसिटी 1000 ही लोगे, चाहे आप एक चम्मच पानी लो, चाहे आप एक बाल्टी पानी लो। ये बात क्लियर है? अगर एक चम्मच पानी लो या एक बाल्टी पानी लो, तब भी वाटर की डेंसिटी 1000 ही रहती है, ठीक है ना। सिमिलरली विस्कोसिटी भी एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, जो हमेशा फिक्स होती है, ठीक है ना। फिक्स से मेरा मतलब है जब तक आप उसके टेम्परेचर प्रेशर में कुछ चेंजेस ना करो, नॉर्मल कंडीशन में प्रॉपर्टी सेम रहेगी।
ठीक है। अगर आप उसके टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो कुछ चेंजेस होगा, बट इन जनरल विस्कोसिटी एक प्रॉपर्टी में कंसीडर होगी फ्लूइड की। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसके पीछे का रीजन क्या है? भाई सर, आपने तो बता दिया कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर फ्रिक्शन लगा रही है या उसके मूवमेंट को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कर क्यों रही है? मजा आ रहा है क्या उसको करने में? बिल्कुल मजा ही आ रहा है। देखिए, यहाँ पर सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में ले रहा हूँ, इधर भी सेम मॉलिक्यूल्स, इधर भी सेम। वाटर ही ले लो, ठीक है। सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे की ओर खींचे चले आते हैं, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसको अदरवाइज मत ले जाना। जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उन दोनों के बीच में लगता है कोहेसिव फोर्सेस, और इसको हम बोलते हैं कोहिजन। क्या बोलते हैं? कोहिजन। लेकिन जब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जब डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना माय डियर, तो हम बोलेंगे कि इनके बीच में लग रहा है एडहेसिव फोर्स, और ये हो जाएगा आपका एडहेशन। तो विस्कोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? कोहिजन। अरे भाई, अगर यहाँ पर वाटर का फ्लो हो रहा है, सपोज मान लो यहाँ वाटर का फ्लो हो रहा है, तो वाटर के अलावा कुछ और थोड़ी ना आ रहा है, ये तो वाटर की एक लेयर्स के और दूसरी लेयर्स के बीच का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे कोई दूसरा पिक्चर में थोड़ी आ रहा है, कोई और सब्सटेंस पिक्चर में थोड़ी आ रहा है। यहाँ एक लेयर दूसरी लेयर को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही है, फ्लूइड वाटर वाटर को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स, जब सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो हम उसको बोलते हैं कोहिजन। और विस्कोसिटी के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है? कोहिजन। दूसरा, मोलिकुलर मोमेंटम ट्रांसफर। क्या बोला मैं? मॉलिक्यूल्स के बीच में जब मोमेंट का ट्रांसफर होता है, उसकी वजह से भी विस्कोसिटी जनरेट होती है। आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? इधर देखो, जब एक लेयर दूसरी लेयर को रोकने की कोशिश करेगी, तो ऊपर वाली लेयर कुछ गति से मूव कर रही होगी, नीचे वाली लेयर कुछ गति से मूव कर रही होगी, दोनों की मूवमेंट, दोनों की वेलोसिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो दोनों के मोमेंट में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तब एक लेयर जब दूसरी लेयर को रोकने की कोशिश करती है, तो कहने का मतलब मोमेंट का ट्रांसफर हो रहा है। आई बात समझ में? भाई ऊपर वाली को धीरे कर देगी ना, तो मोमेंट का क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। तो दो चीजें रिस्पॉन्सिबल है विस्कोसिटी के लिए, एक तो कोहिजन, दूसरा मोलिक्यूल्स मोमेंटम ट्रांसफर। लेकिन दोनों में कौन सा ज्यादा है? कोहिजन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, यानी कोहिजन ज्यादा प्रिडोमिनेट कर रहा है। आई बात समझ में? तो ये होता है आपका विस्कोसिटी। इसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। देखो, एक होता है विस्कोसिटी। जब विस्कोसिटी की बात करें तो समझ जाना कि वो डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहा है, डायनेमिक विस्कोसिटी की। जब मैं बात करूं कि विस्कोसिटी क्या है, तो कहने का मतलब मैं डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहा हूं। इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या फिर कई बार डायरेक्ट यूनिट भी पूछ ली जाती है एग्जाम में कि यूनिट बताओ डायनेमिक विस्कोसिटी की क्या है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? पास्कल। तो मैं इसको पास्कल अगर लिख सकता हूं, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? पास्कल इंटू सेकेंड। ये तो हो गई एसआई यूनिट की बात, इसकी होगी एसआई यूनिट की। लेकिन एमकेएस यूनिट में क्या होगा? तो एमकेएस यूनिट में जो इसकी यूनिट होगी, कन्वर्ट कर लो ना। न्यूटन को क्या लिख सकते हो? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपकी हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर इंटू सेकंड, कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो याद रखना कि इसकी यूनिट्स क्या क्या हैं। आप ये लिख सकते हो, या आप ये भी लिख सकते हो। एमकेएस यूनिट में आप ये लिख सकते हो। ठीक है, ये तीनों यूनिट्स ध्यान रखना। एक और विस्कोसिटी होती है जिसको हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, अगर एग्जामिनर को काइनेमेटिक विस्कोसिटी पूछनी होगी, तो वो स्पेशली मेंशन करेगा काइनेमेटिक को। लेकिन अगर एग्जामिनर ने सिर्फ विस्कोसिटी लिखा है, तो कहने का मतलब वो डायनेमिक विस्कोसिटी की बात कर रहा है, और यूनिट से आप क्रॉस चेक कर सकते हो, जो यूनिट दी जाएगी ना आपको, उससे क्रॉस चेक कर सकते हो। इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है आपका
डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। ठीक है, तो हम म्यू से डिनोट करते हैं और ये हमारा रो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? इसकी यूनिट होती है आपकी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चंस में काम आएगा। ठीक है,